Hello my dear students, I hope you all are very well dear students. So in this video I will explain you the topic figure of speech and students, first I want to tell you that what is figure of speech. A figure of speech is used in language to produce a greater effect on the reader or the listener. When we use it, the ordinary ideas become extraordinary. यानी स्टूडेंट्स फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच एक वो है, इसको हिंदी में अलंकार भी कहते हैं. इट इज़ नोन एज फिगरेटिव लैंग्वेज आल्सो. यानी जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, इससे जो रीडर होता है या फिर जो लिसनर होता है, दोनों पर ही इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है. फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करने से, फिगर ऑफ स्पीच को लैंग्वेज में यूज़ करने से जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो एक मतलब ऑर्डिनरी होने के बावजूद भी, और जब उनमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं. And students, I will tell you that the types of figure of speech. There are different type of figure of speech, but in this video I will explain you mainly seven types of figure of speech as simile, metaphor, personification, apostrophe, and hyperbole, oxymoron, and onomatopoeia. Students, I will explain these figure of speech one by one. As the first is simile, and students, simile is a figure of speech in which a comparison is made between two different objects and which have at least one common point. यानी जो सिमली होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी दो ऑब्जेक्ट होते हैं और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ समानता भी होती है, विच मतलब लीस्ट वन पॉइंट कॉमन. तो दोनों में एक पॉइंट कॉमन होता है. और स्टूडेंट, सिमली को सबसे इजीली पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम सिमली को बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं. जैसे कि देखो, आपको एग्जांपल के लिए मैंने दिया है कि शो, लाइक, एज यानी तो एस, लाइक, सो, ये सभी वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक सिमली को बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं. स्टूडेंट्स, इसमें आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. तो इस सेंटेंस में जो हमारा लाइफ है वो किसकी तरह है? ड्रीम की तरह है. तो लाइफ और ड्रीम के बीच में एक कंपैरिजन किया गया है. और स्टूडेंट, एज यू कैन सी हियर, लाइक इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? लाइक यूज हुआ है. तो इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, सिमली. And you can in next sentence also see that her face is like a मून. यानी जो उसका फेस है वो किसकी तरह है? मून की तरह है. मीन जैसे हमारा चंद्रमा भी बहुत सुंदर है, तो उसके जो फेस को भी कंपैरिजन किया गया है वो किसके साथ किया गया है? मून के साथ उसको कंपैरिजन किया गया. तो इन दिस सेंटेंस लाइक इज यूज, सो इट मीन्स दिस इज आल्सो सिमली. And in next sentence, she is as beautiful as a रोज. लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ कंपैरिजन के लिए, यानी वो कितनी सुंदर है जितना कि एक रोज सुंदर होता है. रोज यानी गुलाब जितना ही सुंदर है वो. तो इसमें भी बेटा हमने, लेकिन यहाँ क्या यूज हुआ है? हमारा एज. तो एज भी हमारा किस चीज़ को शो करते हैं? सिमली को. तो ये जो आपके लिए 3 एग्जाम्पल्स है, इन दिस यू कैन सी that these are the example of simile, and you can see the use of like and as in this sentence. So now I will explain you the next figure of speech, metaphor. Students, जो हमारा metaphor figure of speech है, दिन की first I want to tell you students that ki there is a similarity between simile and metaphor, or this similarity is that the comparison made in simile also and in metaphor also. metaphor में भी हमारा क्या होता है? comparison बढ़ता है. लेकिन जो डिफरेंस है, दैट इज द ओनली की द वर्ड दैट शोज अ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड. लेकिन जैसे हमारा सिमली में क्या होता था? एज, लाइक और शो, वहाँ हमारे वर्ड्स थे जिनकी हेल्प से हम इजीली पहचान सकते थे कि हमारा क्या है? सिमली फिगर ऑफ स्पीच है. बट दिस डजंट हैपन्स इन मेटाफर. मेटाफर में ऐसा नहीं है. मेटाफर एक कंपेरिजन, मेटाफर द
figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of living beings and also intelligent, and a comparison is made between them. तो इसमें भी क्या है कि एक कंपैरिजन बनता है, लेकिन जो कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं वो इसमें यूज़ नहीं होते हैं. एंड मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि लाइफ इज़ अ ड्रीम, दैट लाइफ इज़ अ ड्रीम यानी जो जीवन है वो क्या है, सपना है. लेकिन वहाँ पे सिमली में क्या डिफरेंस है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, वहाँ लाइक यूज हुआ था उसके बीच में, तो दैट मीन्स दैट वाज सिमली. बट लेकिन यहाँ पे भी लाइफ को क्या है, ड्रीम के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, लेकिन इसमें से वो वर्ड यूज नहीं है, कंपेरिजन वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है. एंड दैट ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, वो अपनी फैमिली का स्टार है, स्टार की तरह नहीं है, दैट इज डेफिनेटली दैट ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली. तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो मेटाफर. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज द लॉयन ऑफ द फाइट, यानी वो जो लड़ाई हुई थी वो उसका क्या था, शेर था, है ना. ही वॉज अ लॉयन, मतलब नॉट लाइक ए लॉयन, एक शेर के जैसा नहीं था, मीन्स ही हैज सो पावर दैट अ लॉयन हैज. तो इट मीन्स बेटा कि यहाँ पे भी उसको क्या है, एक लॉयन के साथ मतलब उसको एक कंपेरिजन किया जा रहा है, लेकिन जो कंपेरिजन वर्ड्स होते हैं लाइक एज, लाइक और सो, दैट इज नॉट यूज्ड. बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच. So, students, next figure of speech is personification. तो what is personification figure of speech? Then कि personification is a figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are spoken of as having life and mind. यानी बेटा जो हमारी पर्सोनी फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट समझते हैं ना कि लाइक दैट की फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, तो ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट्स. तो इनको जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको एक ऐसे बोला जाता है दैट कि उनके पास लाइफ है, उनमें लाइफ है एंड माइंड है ना. तो वो क्या होता है, हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच. फॉर एग्जाम्पल लव इज ब्लाइंड, तो यहाँ पे जो लव है उसको मतलब क्या है कि ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना, बट इसकी ब्लाइंड तो लाइफलेस है. तो इन चीज़ों को क्या है, यहाँ पे इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस, यानी जो अपॉर्चुनिटी है वो जो अवसर आते हैं वो केवल हमारा एक बार ही दरवाज़ा नोक करते, एक बार ही दरवाज़ा खटखटाते हैं. एंड लाइक कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, यानी जो हमारा अनुभव होता है वो ही हमारा सबसे अच्छा अध्यापक है. तो मीन्स क्या हो गया बेटा, जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ लाइफलेस ना. तो इसमें यहाँ पे भी क्या है, इसको इसको भी किस तरीके से बोला जा रहा है, दैट एज हैविंग लाइफ एंड माइंड, यानी जो एक्सपीरियंस है वो भी कई बेस्ट टीचर है. तो इट इज आल्सो शोइंग एज दैट इट हैज लाइफ एंड माइंड. एंड द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रॉफी. And apostrophe is a figure of speech in which we addresses to the dead, to the absent or to a personified object or आइडिया. देखो मैं एक तो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच को सबसे इजीली एक साइन के अकॉर्डिंग हम इसको बता दें, तो जिसको हम एक्सक्लामेशन मार्क भी बोलते हैं, तो जो आपका एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा दैट इज मेनली यूज्ड इन दिस, है ना. तो इसमें वो हमेशा जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो यूज़ होता है. और लेकिन जो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है कि इसमें या तो कोई डैड होता है कि किसी की डेथ हो चुकी है उसको एड्रेस किया जाता है, या फिर कोई एब्सेंट है उसको मतलब शो किया जाता है, या फिर कोई पर्सोनिफाइड लाइक कोई भी चीज़ होती है या कोई आइडिया होते हैं तो उनको इसमें शो किया जा सकता है. आई विल टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच आल्सो. देख कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, तो क्या है बेटा, वर्ल्ड, लाइफ, टाइम, ऑल दीज थिंग्स किस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है, दैट इज एब्सेंट, है ना. तो नो वन इज शोइंग बिफोर अस, कि कोई भी चीज़ ऐसे सामने से नहीं दिख रही, बट आफ्टर इट वी आर एड्रेसिंग द वर्ल्ड, लाइफ एंड टाइम इन दिस सेंटेंस.
And else the next sentence is, oh friend, why have you left me alone in this प्लेस, यानी समवन इज़ वेरी सैड, कि उसका जो फ्रेंड है वो उसको एड्रेस कर रहा है कि ओ फ्रेंड, कि अरे फ्रेंड तुमने मुझे अकेला इस जगह पर क्यों छोड़ दिया है. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज हाइपरबल. तो हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच, मतलब in this figure of speech things or persons are represented as greater, better or worse than they actually are. यानी हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, चीज़ों को वो जितना होती हैं उससे कहीं और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उनके बारे में बोला जाता है कि जितना वो रियल में होती हैं. एज आई विल टेल यू द एग्जाम्पल, देयर चीफ वाज माउंटेन हाई, यानी जो उनका चीफ था वो माउंटेन की तरह हाई था. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड शी शेड ओशियंस ऑफ टीयर्स, उसने क्या किया कि जो आंसू थे उससे ही क्या किया, उसके समुद्र बहा दिया. तो ओशियंस है ना, तो ओशियंस उसने क्या किया, जब वो रोई तो उसने आंसुओं से ही ओशियंस बहा दिए. दैट की द क्लाउड्स ब्रॉक व्हेन ही स्नीज्ड, जब उसने छींका तो जो बादल थे वो टूट गए. तो यू कैन सी दैट कि ये जो एक्टिविटीज़ इन एग्जाम्पल्स के थ्रू शो हो रही हैं, आर दिस पॉसिबल्स. तो ये क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान इतना करता है और इसमें इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर शो किया जाता है. There can be some more examples of this hyperbole. And students, the next is oxymoron. And so oxymoron is a figure of speech. Oxymoron is a combination of two words of opposite meaning in one sentence. यानी oxymoron figure of speech हम कैसे पता लगाते हैं कि एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट मीनिंग एक साथ यूज़ होते हैं, दो अपोजिट मीनिंग एक साथ यूज़ होते हैं, तो वहाँ हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरन. जैसे एग्जाम्पल है हमारा, लाइफ इज़ बिटर स्वीट, यानी जो लाइफ है वो कैसी है, बिटर भी है और स्वीट भी है. तो यहाँ पे क्या है, बिटर और स्वीट, बोथ वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन. As in next example, having nothing he has all, मतलब having nothing he has all, उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास सब कुछ भी है. तो having and nothing both are having nothing and all. तो ये क्या है बेटा, opposite words are used in this sentence. लाइक कि ही इज़ रेगुलरली रेगुलर, तो वो रेगुलरली भी है और इरेगुलर भी है. दैट तो बोथ आर रेगुलरली एंड रेगुलर, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ oxymoron. Meaning is clear, the combination of two opposite words in a sentence, यानी जब भी एक सेंटेंस में जो अपोजिट वर्ड एक साथ होंगे तो वहाँ पर आपका oxymoron फिगर ऑफ स्पीच होगा. And the next is onomatopoeia. So onomatopoeia is a figure of speech in which the sound suggests its meaning. In this figure of speech, the sound plays a most important role. जो आपका onomatopoeia figure of speech होता है, इसमें ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पहचानने के लिए वो है आपकी साउंड की. यानी ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, अगर किसी भी एनिमल का, किसी भी बर्ड का, किसी भी लाइक रेन का कुछ साउंड आपको दिया है, तो इट मीन्स देयर इज ओनोमोटोपोइया. फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स बार्क, तो यानी कि कुत्ते भौंकते हैं, तो मीन्स बार्क क्या है, साउंड है. तो लाइक कि द स्नेक हिशेज, तो जो सांप है वो कैसा साउंड होता है उसका, हिशेज. तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे भी आपको जो स्नेक है उसका साउंड बताया जा रहा है. लाइक द रेन वैन ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ऑन द रूफ, तो ये क्या, ये बारिश का साउंड है, ड्रिप ड्रॉप ड्रिप, यानी जो छत पर जो बारिश का साउंड उसको आपको बताया गया है. तो दीज एग्जाम्पल्स आर शोइंग द साउंड. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ onomatopoeia. Students, as I will repeat all this briefly, which figure of speech I explain you today. As today I told you the types of figure of speech in which simile, metaphor, personification, apostrophe, hyperbole and oxymoron, onomatopoeia.
लाइक कि सिमली में क्या होता था, कंपैरिजन होता है और इसमें कंपैरिजन के वर्ड्स होते हैं, लाइक आपका एज, लाइक और सो, ये वर्ड्स आपके यूज होते हैं। मेटाफर में भी क्या है, कंपैरिजन मेटाफर में भी होता है। ए कंपैरिजन आल्सो मेड्स इन मेटाफर बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, लेकिन जो कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं वो यूज नहीं होते हैं। और पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक जैसे हैविंग उनमें लाइफ हो एंड माइंड हो, इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच में आपको मैंने एक मेनली साइन बताया कि जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो हमेशा यूज होता है, और इसमें जो कुछ डैड होते हैं या फिर जो एब्सेंट होते हैं तो उनको इसमें एड्रेस किया जाता है। हाइपरबल में क्या होता है, द थिंग्स आर एज नॉट इन रियल, दे आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर, बेटर, वर्स देन दे एक्चुअली आर, कि चीज़ों को वो इतनी है नहीं, उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के शो किया जाता है। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि ऑक्सीमोरोन में टू अपोजिट वर्ड्स आर इन अ सेंटेंस, तो एक सेंटेंस में ही टू अपोजिट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज ऑक्सीमोरोन। एंड ओनोमोटोपोइया, इट्स मेनली साउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, कि जो आपका साउंड होता है उससे आप ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच को आप पहचान सकते हैं। So my dear students, I hope and I believe that you will easily understand this topic, the figure of speech. And students, this is a very important topic, but mainly this is very important for our 12th class students, as this is known as a literary device also, and it is mainly used in poetic form. Poets used in their poems this, and it will be really helpful to you to recognize the figure of speech in your poem. And my dear students, I want to say one thing also, that if you like this video, please don't forget to subscribe this, and please share, like and subscribe. Thank you students.